नमस्कार, मैं हूं आशुतोष और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। सत्य हिंदी के विशेष कार्यक्रम श्रवण घर की खरी खरी में आपका स्वागत है। यह हमारा वो कार्यक्रम है जिसमें देश के जाने माने पत्रकार संपादक श्रवण गर्ग जी अपनी तीखी टिप्पणी करते हैं मौजूदा राजनीतिक माहौल पर। और उनकी तीखी टिप्पणियों से ना तो सत्ता पक्ष पछता है, ना ही विपक्ष, और दोनों ही तिल मिला के रह जाते हैं। आज फिर मुखातिब होंगे श्रवण जी से और जानेंगे कि दरअसल नरेंद्र मोदी की राजनीति क्या है। जी हाँ, दो घटनाओं से उसको समझने की कोशिश करेंगे उनसे। एक तो यह कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमाम तनाव के बावजूद 75 साल के होने पर आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत की तारीफ में भूरी भूरी प्रशंसा करने वाला एक लेख अखबारों में छपवाया। मैं कह रहा हूं छपवाया, जी हाँ छपवाया। उसके क्या अर्थ है? क्योंकि ये वही मोहन भागवत हैं जिनसे मिलने का वक्त ना तो भागवत के पास था और ना ही नरेंद्र मोदी के पास था 2014 से लेकर 2024 के बीच। लेकिन जब 2024 में बहुमत का आंकड़ा नहीं छुआ बीजेपी ने, भागवत ने इशारों इशारों में इन पर खूब हमले किए, तो बदलाव देखने को मिला। नरेंद्र मोदी नागपुर गए, भागवत दिल्ली आए, मुलाकात हो गई। उसी के साथ साथ अमेरिका के साथ, डोनाल्ड ट्रंप के साथ बहुत गलबहियां करने की कोशिश की, झप्पियां खूब सारी दी, उनके लिए वोट मांगे। लेकिन जब दूसरी बार राष्ट्रपति बने ट्रंप, तो उन्होंने जिनको सबसे तगड़ा झटका दिया उनका नाम था नरेंद्र मोदी। और अब जिस चीन से रिश्तों को लेकर विपक्ष को देशद्रोही बताने की कोशिश प्रधानमंत्री और उनकी सरकार और उनकी पार्टी कर रही थी, अब उसी चीन के उन्हीं राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ फिर से झूला झूलने की तैयारी है। तो ये एक तरफ आरएसएस के प्रति सरेंडर करते हुए प्रधानमंत्री जी और दूसरी तरफ चीन की तरफ जाते हुए प्रधानमंत्री। इन दोनों के बीच में क्या रिश्ता है और क्या ये नरेंद्र मोदी की आने वाली राजनीति या मौजूदा राजनीति को डिफाइन करता है, जानेंगे श्रवण जी सर। देखिए, हो सकता है भागवत साहब भी एक लेख 17 सितंबर को मोदी जी की तारीफ में लिख देंगे, क्योंकि मौका अब ऐसा हो गया है कि मोदी भागवत गुरु भाई आपस में मिल गए हैं। आशुतोष जी, आपने ये जो बहस इस समय नेपाल को लेकर चल रही है, नेपाल का भारत पर असर क्या होगा उस पर चल रही है, नेपाल में अंतरिम सरकार क्यों नहीं बन रही उस पर चल रही है, और आपने एक ऐसा विषय ले लिया कि चीन को और आरएसएस को ले लिया। ये बहुत जरूरी विषय है और थोड़ा सा ये नेपाल का लाभ लेकर जो देश में चल रहा है उस पर चिंता व्यक्त की जानी जरूरी है। और वो चिंता ये है कि देश को प्रधानमंत्री किस तरफ ले जा रहे हैं, पहली चीज, और जिस तरफ ले जा रहे हैं उसको लेकर देश को जानकारी है कि नहीं है। और जिस देश की हम बात कर रहे हैं उसमें उन भक्तों को भी शामिल करना पड़ेगा जो चीन के और नास्तिकवाद के, नास्तिकता के घोर विरोधी हैं। और ये भी जानना पड़ेगा कि जो चल रहा है वो तात्कालिक परिस्थितियों की उपज है या जरूरत है या किसी सोची समझी रणनीति के तहत सब कुछ हो रहा है। दोनों ही खराब स्थितियां हैं, क्योंकि तात्कालिक परिस्थितियों की उपज है तो फिर उससे बाहर आना भी मुश्किल होगा, और किसी रणनीतिक सोच के तहत हो रहा है तो फिर बहुत सारी दिक्कतें होने की आशंकाएं व्यक्त की जा सकती हैं। आप देखिए, किसी ने इस बारे में बात नहीं की, करना भी चाहिए, कि प्रधानमंत्री जी ने लाल किले की प्राचीर का उपयोग
आरएसएस के हिंदू राष्ट्रवाद के एजेंडे को वैधानिकता प्रदान करने के लिए किया। ये बहुत सीरियस मामला है। ये हमारी आज़ादी के बाद का एक पहला ऐसा उदाहरण है जिस पर चर्चा भी नहीं की गई। और फिर मोहन भागवत जी की प्रशस्ति में जिस तरह का आलेख लिखा, आपने कहा कि छपवाया गया, और जिस तरह की शब्दों और भावनाओं का उसमें उपयोग किया गया, अनप्रेसिडेंटेड। मतलब 100 साल होने आए संघ को, पर किसी नेता ने, जनसंघ के या बीजेपी के किसी नेता ने संघ की ऐसी प्रशस्ति नहीं की होगी। इतने लोग हुए, अटल जी भी हुए, आडवाणी जी भी हुए, तमाम लोग हुए। आडवाणी जी को तो संघ ने पनिश किया था, वो कराची में जिन्ना की मज़ार पर चले गए थे तो उनको पनिश किया गया और रिप्रिमांड किया गया। और मोदी जी के गुरु हैं वो, संघ के जनसंघ के फाउंडर्स रहे, बीजेपी के अध्यक्ष रहे। तो ये जो किया प्रधानमंत्री ने, वो देश के सर्वोच्च कार्यपालिक पद पर बैठा व्यक्ति एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र की जनता को क्या संदेश देना चाह रहा है, ये हम लोगों ने कभी बहस में ही नहीं की। इस पर एक जैसे नागरिक बहस होना चाहिए कि संविधान में अभी हमने संशोधन नहीं किया है, सेकुलर शब्द भी है और सोशलिस्ट शब्द भी है, और जो आरएसएस सार्वजनिक तौर पर मांग कर रही है कि इन दोनों शब्दों को हटाया जाए संविधान संशोधन करके, हमारे प्रधानमंत्री लाल किले की प्राचीर से उसी आरएसएस का महिमा मंडन कर रहे हैं। ये एक मतलब काफी चर्चा का, चिंता का विषय हो सकता है या होना चाहिए। दूसरा इसमें जो निहित है आशुतोष जी, वो ये है कि प्रधानमंत्री जो कर रहे हैं, मतलब वो प्रधानमंत्री केवल बीजेपी के नेता नहीं है, वो सर्वोच्च पद पर हैं, कार्यपालिक पद पर शासनाध्यक्ष हैं। तो क्या वो जो कर रहे हैं उसको देश की जो सर्वोच्च संवैधानिक संस्था है या सत्ता है, राष्ट्रपति है, और जो न्यायपालिका है, सुप्रीम कोर्ट है, क्या उसका अनुमोदन है क्या, या उसकी भी स्वीकृति है क्या? तो अगर है, क्योंकि मुद्दा ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने भी कोई इसका संज्ञान नहीं लिया है कि भाई ये आप लाल किले का एज ऑफिशियल कैपेसिटी एज प्राइम मिनिस्टर क्या इस तरह से उपयोग कर सकते हैं, क्या करना चाहिए क्या? अगर ऐसा है कि अनुमोदन है, स्वीकृति है, मौन स्वीकृति है, तो हमको ये भी मान लेना चाहिए कि विजयादशमी को जो 100वें साल पर समारोह हो रहा है, भव्य समारोह, उसमें हो सकता है राष्ट्रपति जी को भी आमंत्रित किया गया हो या किया जाए, और प्रधानमंत्री की उपस्थिति तो हमको मानकर चलना चाहिए, उनके मंत्रिमंडल की भी मानकर चलना चाहिए। इसका मतलब है कि हमको ये मान के चलना चाहिए कि पूरी सरकार की उपस्थिति वहाँ रहने वाली है। हम यहाँ जिस चीज की चर्चा कर रहे हैं आशुतोष जी, वो थोड़ी सी और भी अलग है, और वो अलग ये है कि एक जो लीथल कॉम्बिनेशन बन रहा है, उसकी जी लीथल कॉम्बिनेशन, आप शायद आश्चर्य करेंगे कि मैं जिस शब्द का उपयोग कर रहा हूँ वो ये है कि
ये अद्भुत प्रयोग है, न्यू डॉक्ट्रिन जिसको कह सकते हैं, और हो सकता है मोदी जी विल बी रिमेम्बर्ड फॉर दिस डॉक्ट्रिन फॉर एवर। कि एक तरफ तो घरेलू मोर्चे पर कट्टर हिंदू राष्ट्रवाद के कदमों में धर्मनिरपेक्षता का समर्पण है। आप मेरी बात समझ रहे हैं शायद जी। कि डोमेस्टिक फ्रंट पर एक जो आरएसएस का कट्टर हिंदू राष्ट्रवाद है, उसके समक्ष देश की धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत का समर्पण। दूसरी तरफ कट्टर धर्म विरोधी साम्यवादी खेमे के दरबार में, चीन और रूस को कह सकते हैं आप, चीन को कह सकते हैं, उसमें गुट निरपेक्षता का समर्पण, मतलब धर्मनिरपेक्षता का भी समर्पण और गुट निरपेक्षता का भी समर्पण। और दोनों ही चीजें वैचारिक रूप से एक दूसरे की घोर विरोधी हैं। मतलब अगर आप चीन की व्यवस्था को देखें और संघ की व्यवस्था को देखें तो दोनों एक दूसरे के घोर विरोधी हैं। मतलब संघ के ढांचे में या संघ के विचार में साम्यवादी नास्तिकता को कोई स्थान नहीं है। हमने देखा वो काशी मथुरा की उन्होंने बात की है, अयोध्या की बात की है। और रूस चीन की व्यवस्था में स्टेट के लेवल पर, राज्य व्यक्तिगत स्तर पर तो वहाँ ईसाई भी हैं रूस में और चीन में मुस्लिम भी हैं, और स्टेट का कोई धर्म उस तरह का नहीं है जैसे हमारे यहाँ हिंदू धर्म को मान्यता प्राप्त है, स्वीकृति है। पर दोनों स्थानों पर जो मैं लीथल कॉम्बिनेशन की बात कर रहा हूँ वो ये है कि दोनों जगह संघ के दरबार में भी, संघ के विचार में भी और साम्यवादी व्यवस्थाओं में भी जो एक चीज कॉमन है वो ये है कि विपक्ष और विरोध दोनों के प्रति सैद्धांतिक रूप से परहेज, मतलब विरोध है। दोनों ही व्यवस्थाओं में विपक्ष का कोई स्थान नहीं है और विरोध की कोई गुंजाइश नहीं है। और दूसरा ये कि साध्य की प्राप्ति के लिए साधन के रूप में हिंसा के प्रति संघ का भी कोई परहेज हमको नजर नहीं आता, और रूस और चीन की व्यवस्थाओं में भी कोई परहेज नजर नहीं आता। वो क्यों किया जाता है? ये मैं जो लीथल कॉम्बिनेशन की बात कर रहा हूँ, तो हम जो देख रहे हैं वो ये देख रहे हैं कि अब जो हमारे निगोशिएशंस चल रहे हैं या करना चाह रहे हैं हम अमेरिका के साथ, वो सिर्फ व्यापार की शर्तों का करना चाह रहे हैं, ट्रेड टैरिफ का करना चाह रहे हैं। हम ये नहीं बता रहे हैं कि, या इशारा कर रहे हैं कि हम अमेरिका या यूरोप या प्रजातांत्रिक देशों की प्रजातांत्रिक व्यवस्थाओं के प्रति या गुट निरपेक्षता के प्रति हम हमारी आस्थाएं पूर्ववत काम उपस्थित हैं। और एक ये कुछ संयोग है कि हम चीन के पास चले गए, एक्सीडेंटली हम चले गए, बाकी हमारी कोई मंशा नहीं। पर मैं इस पर इसलिए आना चाहता हूं कि आश्चर्यजनक रूप से कि संघ ने इस बात पर रत्ती भर भी आपत्ति या प्रतिरोध व्यक्त नहीं किया है कि हम अपनी आर्थिक और सैन्य सुरक्षा के लिए चीन की तरफ प्रवेश कर रहे हैं, चीन के खेमे में जा रहे हैं या रूस के खेमे में जा रहे हैं। और आपने हाल के दिनों में देश ने अगर मोहन भागवत जी के श्रीमुख से सुना हो कि सीमाओं पर हमारी अतिक्रमण हुआ है,
हमारी सीमाओं पर चीन ने कब्जा किया है, हम अपने सैनिकों को भेज सकते हैं, भेजना चाहिए, इस तरह की कोई बात नहीं की है। तो क्या हमको ये मानना चाहिए कि भागवत साहब ने मोदी जी के सरेंडर को स्वीकार कर लिया है? बहुत ही आत्मीय भाव से कर लिया है। मैं इसलिए कहना चाहता हूँ ये बात आशुतोष जी कि आज आज शुक्रवार को भागवत साहब ने नागपुर में ब्रह्म कुमारियों के एक फंक्शन में, समारोह में भाषण दिया। काफी इम्पोर्टेंट बात भागवत साहब ने कही है। उन्होंने अमेरिका का नाम नहीं लिया, पर जो समाचार जारी हुए हैं तमाम एजेंसियों ने, उसमें साफ लिखा है अमेरिका। भागवत साहब ने कहा कि भारत पर टैरिफ इसलिए लगाया गया है क्योंकि उन्हें डर है कि अगर भारत मजबूत हुआ तो उनका क्या होगा। कुछ लोग भारत की प्रगति से डरते हैं और इसलिए उस पर आर्थिक दबाव बनाने जैसे कदम उठाते हैं। ये भागवत साहब ने आज कहा है नागपुर में। टैरिफ पर संघ का प्रवेश, टैरिफ के क्षेत्र में सरकार के एक पूरे के पूरे पोर्टफोलियो में संघ की घुसपैठ या कमेंट, एक अमेरिका को लेकर, एक ऐसे राष्ट्र को लेकर जिसके साथ हमारे अभी बहुत ही संबंध सेंसिटिव हैं। अब आप सोचिए कि चीन के राजदूत ने अभी 2-3 दिन पहले, भारत में जो चीन के राजदूत हैं, उन्होंने 2-3 दिन पहले भारत पर 50% टैरिफ लगाने के लिए अमेरिका की घोर आलोचना की थी। अब आप इसको जोड़ लीजिए कि अमेरिका का, चीन का राजदूत भारत की जमीन से अमेरिका की आलोचना कर रहा है और संघ के प्रमुख बिना नाम लिए ही अमेरिका की टैरिफ की आलोचना कर रहे हैं। जैसा मैंने शुरू में कहा कि अब क्या हमको मान के चलना चाहिए कि हिंदी चीनी भी भाई भाई हैं और मोहन भागवत और मोदी जी भी गुरु भाई हैं। हम जो अभी तक दोनों को अलग अलग मानकर चल रहे थे, ये मान रहे थे कि दोनों के बीच में तनाव है, ये है, वो है, और बहुत सारी डिबेट्स हम लोगों ने कर ली यूट्यूब चैनलों पर, काफ़ी टाइम कर लिया। तो अब हम लोगों को अपनी गलती दुरुस्त कर लेना चाहिए कि और ये भी मान के चलना चाहिए कि मोहन भागवत और मोदी जी की सहमति का, आपसी सहमति का, कोई बीजेपी का प्रेसिडेंट, पार्टी प्रेसिडेंट बहुत जल्दी घोषित हो जाएगा। मैं अपनी बात को इस नोट पे ख़त्म करना चाहता हूँ कि हमारी फॉरेन पॉलिसी में ये एक बहुत बड़ा डिपार्चर है और ये चैलेंज है जिसमें मैंने आपको लाल किले के उपयोग का जिक्र किया, प्रधानमंत्री के आर्टिकल का उल्लेख किया, संघ का जो धर्मनिरपेक्षता के प्रति एटीट्यूड है और संविधान के प्रियम्बल में जो लिखा हुआ है वो सबको पता है। उसके बावजूद बीजेपी के ऑब्जेक्टिव्स में क्या लिखा है, उसमें तो धर्मनिरपेक्षता भी है और सोशलिज्म भी है। और चीन के साथ हमारे जो संबंध बढ़ रहे हैं, हम किस दिशा में देश जा रहा है, तो
मैंने सोचा कि ये बहस तो चल रही है नेपाल पर, और जो जी। चलेगी वो तो अभी तो लंबी चलेगी। इस बीच एक विषय ऐसा है जो अभी प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन भी आने वाला है 5 दिन बाद। तो तब तक बहुत सारी चीजें देश में होंगी, और विजयादशमी तक नागपुर में क्या होता है, इस बीच में क्या क्या होता है, वो उस पर नजर रखना काफी महत्वपूर्ण हो जाएगा। आपके सत्य हिंदी के माध्यम से मैंने सोचा कि एक चर्चा इस पर करें। तो आज की बातचीत हम इसी नोट पर खत्म करते हैं। जी, थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू।